Very good morning everyone. Today through this video I will be telling you all about the article of association. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम क्यों बनाते हैं, क्या लिखते हैं बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, क्यों प्रमोटर इसको बनाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने पढ़ा था कि वो बनाया जाता है फॉर द पर्पस कि क्या मेन ऑब्जेक्टिव है उस बिजनेस को क्रिएट करने का या एस्टैब्लिश करने का, वो उसमें मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है मेन डॉक्यूमेंट है दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर बिफोर रजिस्टरिंग द फर्म। ये मैंडेटरी जो है एक तरीके से डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आफ्टर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि बनेगा, कंपनी हमेशा बनाएगी बिफोर रजिस्टरिंग दैट पर्टिकुलर फर्म, ठीक है। प्रमोटर इसको बनाएंगे, इसके बिना कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर? तो एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं दोनों ही, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी। आर्टिकल ऑफ क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फर्स्टली सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो प्रमोटर्स बनाएंगे और सबमिट कराएंगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज फॉर रजिस्टरिंग दैट पर्टिकुलर फर्म। इज इट क्लियर? और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि क्या मेन पर्पस है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका मेन गोल रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव रहा है उस फर्म को बनाने का, ठीक है। जैसे मान लो मुझे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना है, तो ये मेरा क्या हुआ, मेन ऑब्जेक्टिव हुआ। तो ये मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली लिखा जाएगा कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस फर्म को क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रूल्स, कुछ राइट्स, कुछ लिमिटेशंस डिस्क्राइब की जाती हैं। एक तरीके से प्रोसीजर बताया जाता है कि किस तरीके से मुझे जो मेन ऑब्जेक्टिव मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन किया था उसको मैं अचीव कर सकूं। इज इट क्लियर? तो दोनों डॉक्यूमेंट्स इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि एक में ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है और दूसरे में ये डिफाइन होता है कि किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को जो है हम अचीव करेंगे। इज इट क्लियर? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक मैंडेटरी जो है डॉक्यूमेंट है दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज वेल एज जो हमें सबमिट कराना है टू द रजिस्ट्रार। सो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है दैट कंटेन सम सेट ऑफ रूल्स दैट इज टू बी फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एज वेल एज द जो भी एम्प्लॉयज हैं, सो दैट दे कैन अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव दैट इज डिफाइंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ पावर्स, कुछ राइट्स कंटेन होंगे, ठीक है, जो हेल्प करेंगे टू अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, आता है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली सबसे पहले मेन फीचर ये है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको गवर्न कौन करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्यों ये चीज़ बोली गई है? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही एक तरीके से ऑब्जेक्ट डिफाइन किया गया है और आर्टिकल में जो रूल्स, रेगुलेशंस, जो राइट्स, पावर्स जो है डिस्क्राइब किए गए हैं वो उस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही है, ठीक है। तो अगर मेमोरेंडम नहीं होगा तो आर्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आर्टिकल जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्टर कराना पड़ता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। अगेन रिपीटेड पॉइंट है, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको मीनिंग में एक्सप्लेन कर दिया है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये सबमिट कराना पड़ेगा, इसके बिना रजिस्टर कंपनी रजिस्टर जो है वो नहीं हो सकती। ये दो मेन डॉक्यूमेंट है जो कराने पड़ते हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट आता है आर्टिकल कंटेन द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी एंड आर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। मतलब कि जो मेमोरेंडम है वो तो पर्पस डिफाइन कर रहा है। इज इट क्लियर? तो आर्टिकल में जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं उस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किए गए हैं। तो ये जो रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, एक तो कंपनी के अफेयर्स को किस तरीके से मैनेज और कंट्रोल किया जाएगा, मतलब कंपनी के काम को किस तरीके से देखा जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा, वो रूल्स डिफाइन होते हैं। और साथ ही साथ रूल्स जो बनाए जाते हैं वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं,
ठीक है, क्योंकि आपके मेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके बिना कंपनी नहीं चल सकती। इज इट क्लियर? तो उनका आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो जो रूल्स बनाए जाते हैं वो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिकल पर्टेन टू इंटर रिलेटेड राइट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। आपका आर्टिकल डिफाइन करता है बेसिकली जो पावर्स और राइट्स होंगे आपके मेंबर्स ऑफ द कंपनीज के, क्योंकि पावर होगी तभी वो आगे अपना जो है एक तरीके से अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अथॉरिटी डेलीगेट मतलब कहने का ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए वो फिक्स कर सकते हैं या उनको ऑर्डर दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तब जब तक उनको एक तरीके से राइट या पावर नहीं मिलेगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे और लोगों से भी काम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ इंटर रिलेटेड राइट्स होते हैं सभी मेंबर्स ऑफ द कंपनीज के। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आर्टिकल ऑफ द कंपनी डिफाइन द पावर लिमिटेशन एंड राइट्स ऑफ द कंपनी ऑफिसर। ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कुछ पावर्स, कुछ लिमिटेशंस में कुछ रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर होगी कि वो ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? कुछ उनका एक तरीके से बाउंड्री वॉल फिक्स की जाती है कि इसके अंदर दायरा है आपका, इसके अंदर आपको रहकर काम करना है। इज इट क्लियर? और इसी के अंदर आप अपनी पावर को या एक तरीके से अपने राइट को यूटिलाइज कर सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है द आर्टिकल हेल्प इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिजनेस। आर्टिकल्स में जो रूल्स डिफाइन है वो बेसिकली हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है उस मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वही डिफाइन है। ठीक है, तो सारी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से कंडक्ट होंगी और मैनेज होंगी, आर्टिकल में वो सब चीज़ें डिफाइन होती हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है आर्टिकल ऑफ द कंपनी आर अमेंडेबल। अमेंडेबल है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए कुछ एक तरीके से हमें रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट प्रोविजंस, आफ्टर लुकिंग एट दैट प्रोविजंस, अगर हम चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं विद द डिफरेंट अथॉरिटीज परमिशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आर्टिकल इलेबोरेट द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनीज फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगेन रिपीटेड पॉइंट है, बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट नहीं करूंगी, ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लास्ट इज द आर्टिकल सर्व एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी डिफाइन द। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है बेसिकली वो कुछ रूल्स डिफाइन करता है, यानी मेंबर्स किस तरीके से काम करेंगे और कंपनी में वो किस तरीके से अपने राइट्स और अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर सकते हैं या एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं उन मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली रिलेशनशिप भी बताता है कि कंपनी और मेंबर्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका what is the main importance of article of association, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्यों एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द प्रमोटर्स। इज इट क्लियर? तो क्यों ये मेन इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो बेसिक एक तरीके से कह सकते हैं हम लॉज हैं या रूल्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, यानी रूल्स और लॉज बेसिक कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट क्लियर? जैसे कंट्री के भी कुछ लॉज या लीगल रूल्स या लॉज होंगे, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं, अगर हमने उस चीज़ को तोड़ा तो हमें पनिश किया जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, कंपनी का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ये ही मेन डॉक्यूमेंट हैं जो बेसिकली आपको रूल्स बताते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा। इज इट क्लियर? तो सेकेंड वन आता है आपका, एक सेकेंड पॉइंट आता है द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी इज इन फैक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ इट्स मेमोरेंडम एंड इट्स आर्टिकल एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू डॉक्यूमेंट। तो सेकेंड पॉइंट में ये मेनली कहना चाहते हैं कि जो आर्टिकल ऑफ द कंपनी है वो सब्सिडरी है, किस सब्सिडरी है टू इट्स मेमोरेंडम। ठीक है, क्योंकि मेमोरेंडम के बिना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी कोई मेन मतलब ही नहीं है, मतलब बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव किस में लिखा होता है? मेमोरेंडम में, और उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करना है वो डिफाइन है किसमें? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो एक दूसरे के ऊपर ही दोनों डॉक्यूमेंट्स डिपेंड हैं और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड है कंपनी की फॉर्मेशन, क्योंकि कंपनी जो जब तक रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को ये दो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराएगी तब तक ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, मतलब एक तरीके से फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है दोनों ही मेन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही बेस्ड होता है। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट इज मेन डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग अ कंपनी। एक
ऑर्गेनाइजेशन अगर एग्जिस्टेंस में आएगी तो इन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स की वजह से आएगी, क्योंकि एक में पर्पस होता है और एक में किस तरीके से उस पर्पस को अचीव करना है ये डिफाइन होता है। इज इट क्लियर? Next, last point of importance of article of association is that nature of contract between the company and its employees. किससे कंपनी डील करेगी, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बेसिकली ये डिफाइन होता है। एंड व्हाट इज द मेन रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉयज एंड एज वेल एज द आउटसाइड पार्टीज के साथ किस तरीके से लिंक अप रहेंगे, वो सभी रूल्स, प्रोविजंस, रेगुलेशंस जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कंपनी किस किस तरीके से एक्ट कर सकती है या किस तरीके से एक्ट करेगी और किन किन जो है एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराई जाएगी या लीगली इन्फोर्स्ड होगी। इज इट क्लियर? तो मतलब कि कंपनी और उसके जो डील है आउटसाइड पार्टीज के साथ एज वेल एज एम्प्लॉयज के साथ, उसके मेंबर्स के साथ, तो उनका जो है रिलेशनशिप यहाँ पर डिफाइन किया गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर आर्टिकल। अब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती कंपनी की। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन अराइजेस हियर इज वेदर इट इज नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू मेक इट आर्टिकल एंड गेट देम रजिस्टर। क्या ये जरूरी है सभी कंपनी के लिए कि वो आर्टिकल बनाए और तभी उनका रजिस्ट्रेशन होगा? ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम ये नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे अपना। इसमें फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस होती हैं इन विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल, कि किन किन कंपनीज के लिए ज़रूरी है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए और किन के लिए नहीं। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आता है इसमें पॉइंट, रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो जो पब्लिक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर उसके लिए ये ऑप्शनल होता है कि उसको एक तरीके से आर्टिकल बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, मतलब कि उसके लिए एक तरीके से ऑप्शनल है, वो रजिस्टर हो सकती है विद आर्टिकल्स भी और विदाउट आर्टिकल्स भी। ठीक है, अगर कंपनी जो है रजिस्टर नहीं हो रही है विद आर्टिकल्स तो वहां पर जो है टेबल ए which is the model set of 99 articles given in schedule 1 of the companies act। मतलब जो टेबल ए अंडर शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट जो भी उसके मॉडल्स होंगे, आर्टिकल्स होंगे, जो 99 आर्टिकल्स उसमें बेसिकली कंटेन्ड हैं। ठीक है, तो वो सेट ऑफ 99 आर्टिकल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, अगर कंपनी जो है विदाउट जो रजिस्टर हो रही है विदाउट आर्टिकल्स। इज इट क्लियर? तो वहां पर ये रूल्स अप्लाई होंगे, टेबल ए अप्लाई होगा बेसिकली। इज इट क्लियर? या हम कह सकते हैं कि टेबल ए ही उस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा जिस कंपनी ने वैसे कंपनी लिमिटेड जैसे दैट इज पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है ना, वो विद और विदाउट, क्योंकि उसको ऑप्शन मिलता है, वो आर्टिकल बना भी सकती है नहीं भी बना सकती है। अगर नहीं बनाएगी, अगर बनाएगी तो ठीक है, नहीं बनाएगी तो उसके ऊपर टेबल ए अप्लाई होगा। मतलब टेबल ए के जो आर्टिकल होंगे, यानी हम मान लेंगे कि उस कंपनी के भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स हैं वो इस कंपनी के यही है। ठीक है, जो टेबल ए में लिखे हुए हैं। इज इट क्लियर? अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही आता है, फर्स्ट पॉइंट में ही, कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है नहीं बना रही कंपनी तो ये चीज वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन करेगी दैट द कंपनी इज रजिस्टरिंग विदाउट आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये चीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाएगी कि आर्टिकल बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। अगर नहीं बना रहे हो तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीज लिखी जाएगी, लिखना पड़ेगा कि जो आपकी कंपनी है वो विदाउट आर्टिकल्स रजिस्टर हो रहे हैं। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट में ही थर्ड पॉइंट है, वो ये क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, इफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रजिस्टर इट्स ओन आर्टिकल, अगर वो अपने आर्टिकल के साथ ही रजिस्टर हो रही है तब भी टेबल ए अप्लाई होगा उन सभी पॉइंट्स पे दैट आर एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड बाय द कंपनी इन इट्स आर्टिकल। अगर कंपनी जो है आर्टिकल से ही रजिस्टर हो रही है, उसने अपने आर्टिकल बनाए हैं, लेकिन फिर भी टेबल ए अप्लाई होगा क्योंकि वो उन पॉइंट्स पे अप्लाई होगा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो कंपनी ने नहीं लिखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन केस ऑफ अदर कंपनीज, और वो अदर कंपनीज कौन सी हैं? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी,
अनलिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इन कंपनीज के लिए, तीनों कंपनीज के लिए जो है मैंडेटरी है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनेगा, और इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बिना कंपनी, ये तीनों कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? और यहाँ पर कोई टेबल ए अप्लाई नहीं होगा। ये एक तरीके से ऑप्शनल है फॉर द पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कि उसके लिए ऑप्शनल है कि वो आर्टिकल बनाए या ना बनाए। नहीं बनाएगी तो टेबल ए अप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? बट इन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि वो आर्टिकलों के बिना रजिस्टर नहीं हो सकती। और जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बनाएंगी, मतलब एक तरीके से मैंडेटरी है इनके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, तो ये चीज मेंशन करेगी कि ये कंपनीज मेंशन करेंगी द नंबर ऑफ मेंबर्स विद विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। जो मेंबर्स हैं, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कितने सिग्नेटरीज हैं टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिनके साथ कंपनी जो है रजिस्टर हो रही है। तो तीनों कंपनी को अपना जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उनका एक तरीके से ब्यौरा देना होता है, मतलब रजिस्ट्रार को ये नोटिफाई कराना होता है कि इतने नंबर्स ऑफ मेंबर्स के साथ कंपनी जो है वो रजिस्टर हो रही है। इज इट क्लियर? So this is your topic regarding the obligation to register articles, कि पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आर्टिकल्स बनाए या ना बनाए। नहीं बनाएंगे तो टेबल ए वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? बट 3 कंपनीज ऐसी हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिनके लिए ये ज़रूरी है, मस्ट है कि वो रजिस्टर होंगी तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ ही रजिस्टर होंगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कहता है कि कंपनी के आर्टिकल जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। सबसे पहले तो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और साथ ही साथ दे मस्ट बी प्रिंटेड, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, और नंबर्ड होंगी, कंसेक्यूटिवली होंगी, मतलब पैराग्राफ्स में, और साथ ही साथ नंबर भी दिए जाएंगे उनको कि फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड है, थर्ड है, इस तरीके से। ठीक है? और साथ ही साथ वो साइन होगी बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस। जैसे मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, मेमोरेंडम जो सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम होते हैं उनके साइन भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे होंगे, और साथ ही साथ एक वो विटनेस जिसके सामने सभी सिग्नेटरीज ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन किया है, उसके साइन भी होंगे, प्लस उन सभी की, सब्सक्राइबर की एज वेल एज उस विटनेस की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन एंड एक्सेट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन भी अटैच होगी विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? अगर एक सिचुएशन ये भी आती है, अगर आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी ये पता चलता है कि कंपनी ने कुछ ऐसी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डाली थी जिस पर विश्वास करके उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, तो अगर ये चीज़ पता चलता है, ऐसे कई पर्सनस का पता चलता है जिसने ये फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन दी थी, तो वो लाइबल होंगे अंडर द सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और उनको पनिशमेंट मिलेगी अंडर द सेक्शन 448 फॉर गिविंग द फॉल्स स्टेटमेंट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की भी, और 6 महीने से 10 साल की भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कहने का मतलब है 6 से 10 साल की उनको सजा हो सकती है, 6 महीने से 10 साल तक की सजा। साथ ही साथ उनको फाइन लग सकता है, जो उनकी अमाउंट जो भी इन्वॉल्व होगी उससे तिगुनी, मतलब 3 टाइम्स जो है वो फाइन लग सकता है उनके ऊपर। इज इट क्लियर? तो ये थी लीगल रिक्वायरमेंट्स। जब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट कराओगे, तो ये कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी होती है हर कंपनी को, क्योंकि अगर ये फुलफिल नहीं हुई तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या एक्सेप्ट नहीं होगा रजिस्टर बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, और फिर वो कंपनी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है कुछ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली डिफाइन क्या करता है? इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी, मतलब सारी डिस्क्रिप्शन होगी रिगार्डिंग ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस, पावर्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपनी मेंबर्स। ठीक है? किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो मैनेजिंग अफेयर्स हैं वो किस तरीके से कंडक्ट होंगे, वो सब किस में आता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता है। इज इट क्लियर? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कुछ कंटेंट्स होते हैं, और कंटेंट्स डिफर करते हैं फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि सब कंपनी के जो आर्टिकल है वो सेम होंगे, सिमिलर होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है?
बट एज अ जनरल रूल जो आर्टिकल है टेबल ए के वो आइडियल माने जाते हैं और वो ही सभी कंपनीज अगर फॉलो करें तो एक तरीके से बेटर होता है सभी कंपनीज के लिए। इज इट क्लियर? तो उसमें टेबल ए में कुछ रूल्स सब रूल्स कंटेंट है, तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली आप एज अ कंटेंट्स यूज कर सकते हो। तो किस तरीके से कैसे कैसे कंटेंट हो गए वो, ठीक है, तो वो रूल्स या एक तरीके से वो कंटेंट्स मैं आपको क्लियर करूंगी हम। सबसे पहला है एक्सटेंड टू विच द रूल्स ऑफ टेबल ए शैल बी एप्लीकेबल। एक तरीके से ये बताया जाएगा कि किन कंपनीज के लिए जरूरी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक में यही आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए ये ऑप्शनल है, ठीक है, अगर वो नहीं बनाती तो टेबल ए वहां अप्लाई होता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर कह रहा है कि किन सिचुएशंस में टेबल ए के रूल अप्लाई होंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रूल्स फॉर द अडॉप्शन ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स अगर होंगे तो उनके लिए कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट आता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स, बेसिकली डिवीजन किस तरीके से होगा शेयर्स का और होल्डर्स कौन होंगे, किस तरीके से वैल्यू किए जाएंगे शेयर्स और किस तरीके से डिवाइड होंगे अमंग द डिफरेंट शेयर होल्डर्स। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ शेयर कैपिटल इशू कितनी करनी है और किस तरीके से अलॉटमेंट होगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी अलाउ करनी है, क्या प्रोसीजर होगा शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने का एज वेल एज शेयर वारंट्स को इशू करने का। तो ये सारे रूल्स जो है एक तरीके से इंक्लूडेड होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। जैसे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स किस तरीके से होगा, री इशू करना है तो वो किस तरीके से होगा, रीऑर्गेनाइजेशन या कंसोलिडेशन करनी है शेयर कैपिटल की, ये एक तरीके से रीऑर्गेनाइज करना है शेयर कैपिटल को तो वो किस तरीके से होगा। व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द कॉल ऑन शेयर्स, ठीक है, तो कितना टाइम देना है शेयर्स के बीच में, फर्स्ट कॉल मनीज के बीच में बेसिकली, कि फर्स्ट कॉल कब मंगानी है, सेकंड कॉल कब मंगानी है, ठीक है, तो वो टाइम लैग कितना होगा, क्या पेमेंट होगी रिगार्डिंग द कमीशन ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। नेक्स्ट आता है लियन ऑन शेयर्स। अब सबसे पहले लियन ऑन शेयर्स क्या होता है? लियन ऑन शेयर्स का मतलब होता है मेंबर्स जो है वुड नॉट बी परमिटेड, बेसिकली ये परमिशन होती है कि मेंबर्स जो है तब तक अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक कि वो अपने डेट क्लियर नहीं कर सकते कंपनी को, ठीक है, मतलब कंपनी के जो डेट्स जो कंपनी जो उस पर्सन के जो डेट्स हैं वो कंपनी को तब तक पे नहीं कर देती जब तक उसके शेयर्स जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। अगर मान लो मेरे को किसी और पर्सन को या मेंबर को ट्रांसफर करने हैं बट मेरा कुछ डेट है कंपनी को मुझे पे करना है, तो वो कंपनी को मैं पहले पे करूंगी, फिर मेरा जो राइट है लियन का वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। इज इट क्लियर? तो लियन ऑन शेयर्स यानी लियन ऑन शेयर्स के ऊपर ये बेसिकली आपका राइट होता है कुछ मेंबर्स का कि वो शेयर्स को ट्रांसफर तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनके सारे डेट्स क्लियर नहीं हो जाते। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है कन्वर्जन किस तरीके से होगी शेयर्स की स्टॉक में या स्टॉक की शेयर्स में, ठीक है। कुछ रूल्स रिगार्डिंग द क्वारम। क्वारम क्या होता है? क्वारम होता है बेसिकली मिनिमम नंबर्स ऑफ वोटिंग मेंबर्स की मीटिंग में इन मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लो 5 मेंबर्स की जो है मीटिंग होनी है, 5 मेंबर्स का वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है, तो क्वारम क्या हुआ, यानी 5 मेंबर्स, नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स दैट इज टू बी प्रेजेंटेड while conducting the general meeting, ठीक है। एंड प्रॉक्सी रिपोर्टिंग इन कंपनी मीटिंग। प्रॉक्सी मतलब एक तरीके से प्रॉक्सी क्या होता है, आप कॉलेज में भी आप जैसे किसी अपने फ्रेंड की प्रॉक्सी बोलते हैं जब भी टीचर अटेंडेंस लेती है, तो सेम चीज़ यहाँ होती है, यानी मेरी जगह उस मीटिंग में कोई और चला गया, मेरा सब्सटीट्यूट चला गया, उसको बोलती है प्रॉक्सी। इज इट क्लियर? तो उसके रूल्स क्या होंगे, जो वोटिंग राइट्स होते हैं मेंबर्स के, या मीटिंग में किस तरीके से वोटिंग होगी, क्वारम क्या होगा, प्रॉक्सी कौन कौन क्या सिस्टम होगा, प्रॉक्सी का प्रोसीजर क्या होगा, तो वो सारे रूल्स इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स में आते हैं। इज इट क्लियर? तो पेमेंट्स किस तरीके से होगी, डिविडेंड की, क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स किस तरीके से होगा, अपॉइंटमेंट्स, पावर, क्वालिफिकेशन, जो रेम्यूनरेशन है डायरेक्टर्स को वो किस तरीके से देनी है, ठीक है। बोरोइंग पावर्स क्या होंगी डायरेक्टर्स की, कॉमन सील का यूज किस तरीके से होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट और उनकी ऑडिटिंग का प्रोसीजर क्या होगा, साथ ही साथ जो ऑडिटर्स को रेम्यूनरेशन देनी है, उनको अपॉइंट करना है, उनको पावर कितनी देनी है, ठीक है, उनकी अथॉरिटी क्या होगी, ड्यूटीज क्या होंगी, वो सब आपका कंटेंट होता है अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एज वेल एज द की प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किस तरीके से किया जाएगा, बोर्ड मीटिंग्स और जो आपकी राइट्स होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वो कैसे होंगे, क्या रूल्स होंगे रिगार्डिंग द रिजर्व्स एंड फंड्स, आर्बिट्रेशन प्रोविजंस क्या होगा। आर्बिट्रेशन क्या होती है? आर्बिट्रेशन जैसे मान लो कंफ्लिक्ट हो गया कंपनी के साथ तो मैं कोर्ट में जाना चाहती हूँ, लेकिन आर्बिट्रेशन बेसिकली होता है कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। आर्बिट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपकी डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। जैसे मान लो मेरा और कंपनी का डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कोर्ट के बाहर ही
यानी हम कोर्ट में ना जाकर हम बाहर ही अपना जो है डिस्प्यूट सेटल डाउन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन प्रोविजंस। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि कंपनीज का एम्प्लॉयज के साथ कोई झगड़ा या कुछ ऑडिटर्स के साथ झगड़ा, डायरेक्टर्स के साथ झगड़ा, तो वो किस तरीके से सॉल्व आउट किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट। इज इट क्लियर? वाइंडिंग अप प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, तो ये सारे जो है 25 के 25 आपके कंटेंट्स होते हैं अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ पावर्स होती हैं जो कंपनी जो है यूज़ कर सकती है, या एक तरीके से आर्टिकल्स जो हैं उनको यूज़ करने के लिए अथॉरिटी दे सकते हैं, या मतलब वो ऑथराइज होते हैं कि ये जो पावर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो वो कौन सी होगी? पेमेंट किस तरीके से करनी है अंडरराइटर कमीशंस को, अंडरराइटर्स को किस तरीके से करनी है रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, डिविडेंड को किस तरीके से पे करना है, शेयर्स पे किस तरीके से डिविडेंड पे होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर किस तरीके से इशू होंगे, शेयर वॉरेंट्स किस तरीके से इशू होंगे, और कॉमन सील या ऑफिशियल सील जो है उसका यूज आउटसाइड इंडिया किस तरीके से होगा, ये सब डिफाइंड होता है अंडर द कंपनीज एक्ट इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? और अल्टरेशन करनी है शेयर कैपिटल की, एज वेल एज उसको इंक्रीज करना है या रिड्यूस करना है शेयर कैपिटल को, तो वो भी सारा जो भी एक तरीके से powers होती हैं वो डिफाइंड होती है अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज वेल एज द पावर्स जो कंपनी जो है ऑथराइज्ड होती है उनको यूज करने के लिए। अगर कंफ्लिक्ट हो गया है इन द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इज देयर एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द कि आर्टिकल में कुछ और लिखा हुआ है, मेमोरेंडम में कुछ और लिखा हुआ है, इज इट क्लियर? तो ये हो सकता है कंपनी के साथ, तो उस केस में जो मेमोरेंडम के प्रोविजन है वो अप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस करने हैं या बाय मिस्टेक कुछ गलत चीज़ लिख दी गई है उसको करेक्ट करना है, तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि ऑल्टरेशन करनी है तो क्या उसके रूल्स होंगे, क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या है रिस्ट्रिक्शन है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस करने हैं। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट वन इज कि सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये पावर देता है कंपनीज को टू चेंज देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा किसी भी कंपनी को अगर उसको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने हैं। बट सेक्शन 14 जो ये पावर देता है कंपनीज को, साथ ही साथ एक लिमिटेशन भी लगाता है इस कंपनी के ऊपर, ये लगाता है कि ये उन कंपनीज के ऊपर जैसे मान लो पब्लिक कंपनी को अगर कन्वर्ट करना है अपने आप को प्राइवेट कंपनी में, तो वो सिर्फ ऑल्टरेशन या एक तरीके से चेंज करके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को नहीं कर सकती, उसके लिए एक अलग ही प्रोसीजर होता है। इज इट क्लियर? तो ये जो सेक्शन 14 के रूल्स हैं ये ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे अप्लाई होते हैं, लेकिन ये इन कंपनीज पे अप्लाई नहीं होते टू कन्वर्ट दमसेल्व्स इनटू अ प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी वांट्स टू चेंज इटसेल्फ इनटू प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी वांट्स टू चेंज इटसेल्फ इनटू पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो वहां पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ जो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करानी होगी विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द सेड रेजोल्यूशन, ठीक है। एंड अ कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड यानी चेंज होने के बाद जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपने दोबारा बनाए हैं उसकी एक कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट कराएंगे विद इन 3 मंथ्स ऑफ पासिंग सच रेजोल्यूशन, ठीक है। कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन प्लस जो चेंजेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किए हैं वो 30 डेज के अंदर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को सबमिट कराने हैं। साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस लगती हैं कंपनीज के ऊपर, मतलब एक दायरा फिक्स किया जाता है कि अगर आपको चेंजेस करने हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो आप इस दायरे के अंदर रहकर ही करेंगे। कुछ आपको रेस्ट्रिक्शंस जो हैं आपके ऊपर लगेगी या कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है? जो ऑल्टरेशन है वो जो है कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है उनको कंट्रावीन नहीं करेगी, मतलब जो प्रोविजंस डिफाइन है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 उनके प्रोविजंस को का उल्लंघन नहीं करेगी, ठीक है, उनको तोड़ेगी नहीं, ठीक है, उनको फॉलो करके ही जो है ऑल्टरेशन करनी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। साथ ही साथ मेमोरेंडम में या कंपनी लॉ बोर्ड ने जो प्रोसीजर डिफाइन किया है ऑल्टरेशन का उसको फॉलो कर ही आर्टिकल में चेंजेस किए जाएंगे। इज इट क्लियर?
एंड मस्ट नॉट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कंपनी ने मान लो किसी आउटसाइड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, या आप ये नहीं कर सकते कि अब आर्टिकल में पहले किया था, अब आप आर्टिकल को चेंज कर रहे हो। आर्टिकल को चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके राइट को भी छीन रहे हो यहाँ पर, ठीक है। मान लो मैंने कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब कंपनी ने अपनी आर्टिकल जो है, मैंने आर्टिकल में चेंजेस होने से पहले कॉन्टैक्ट किया था, ठीक है। अब वो दोबारा जो है अपने आर्टिकल को चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा राइट्स, जो मेरे राइट हैं या मैंने जो उनसे पैसे लेने हैं वो ही बदल देंगे, मतलब वही जो रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग, पेमेंट्स के रिगार्डिंग या उनकी पावर के रिगार्डिंग वो चेंज कर देंगे। इज इट क्लियर? मेरा जो रूल है, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहीं का वहीं रहेगा, और उसके जो उसमें रूल्स या कंडीशंस लिखी हैं वो पिछले वाले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही लिखी हैं, और वो पूरी करेगी कोई भी कंपनी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज मस्ट नॉट कंस्टिट्यूट अ फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। कई बार होता है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज अ होल। मतलब कि अगर आप ऑल्ट्रेशन कर रहे हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो वो पूरी कंपनी के लिए ही करोगे, मतलब उनके हित में करोगे, ये नहीं कि कुछ लोगों को फेवर करने के लिए और कुछ लोगों के अगेंस्ट करने के लिए आप ये चीज़ करोगे, ठीक है। कंपनी एज अ होल मतलब जो उसके मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, जो भी कंपनी का पार्ट है, उनको ध्यान में रख कर करोगे, सभी के बेनिफिट के लिए। एंड लास्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जो है वो ऑब्टेन करनी पड़ती है सर्टेन केसेस में, जो ऑब्टेन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप आर्टिकल को चेंजेस करा रहे हो, तो ये अगर ऐसी सिचुएशन है कोई भी, तो उसके लिए आपको डिफरेंट परमिशन चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो आपको लेनी पड़ेगी। और सर्टेन सिचुएशंस हैं जैसे कन्वर्जन कराना है पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में, या अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट होनी है डायरेक्टर्स की, या रेम्यूनरेशन को हमें इंक्रीज करना है डायरेक्टर की, तो ये अगर सिचुएशंस आती हैं तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जब भी परमिशन लगेगी, तो अगर ये सिचुएशन हुई तो वहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट माना जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन को या उनके रिटर्न अप्रूवल को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ द मेन प्रोसीजर फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। वैसे तो सेक्शन 14 के जो रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, वो अप्लाई होते हैं फॉर द अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी रिगार्डिंग द प्रोसीजर कि किस तरीके से अल्ट्रेशन हो सकती है इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन में बेसिकली जो प्रपोजल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट किया जाता है फॉर चेंजिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और फॉर मेकिंग एनी चेंज इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो बोर्ड है फिर डिसाइड करता है कि किस दिन जनरल मीटिंग रखी जाएगी, क्या टाइम होगा जनरल मीटिंग का, और साथ ही साथ वो डिमांड करता है एक नोटिस की, जिस नोटिस में आप स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास करोगे उसकी कॉपी प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी इंक्लूड होगी, जिसमें ये जस्टिफाई किया जाएगा कि क्यों जो है कंपनी ऑल्ट्रेशन कर रही है कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्पेशल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी, जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, और वो मीटिंग अपॉइंटेड डेट पर ही होगी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बेसिकली दिन रखा है, उस दिन वो मीटिंग होगी, ठीक है। उस मीटिंग के बाद जो है विद इन 30 डेज आपको उस कंपनी को एक फॉर्म 23 फिल करना होगा। वो फॉर्म 23 मिल जाएगा कंपनीज जनरल रूल्स एंड फॉर्म 1956 की, बेसिकली जो भी साइट्स होती है डिफरेंट फॉर्म्स की, वहाँ से वो फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको फिल करना है, वो कंपनी को फिल करना है, और वो फिल करने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इसको सबमिट कराना है अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फी, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब फी है उस फॉर्म के साथ वो भी डिपॉजिटेड होगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक कॉपी भी सबमिट कराओगे टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। कॉपी किस चीज की? रेजोल्यूशन की, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। इज इट क्लियर? अगर नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि अगर ऑल्ट्रेशन है रिगार्डिंग आर्टिकल्स में कोई ऑल्ट्रेशन करा रहे हो और वो है रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, तो कंपनी क्या करेगी? एक एप्लीकेशन देगी राइटिंग में टू द रीजनल डायरेक्टर। रीजनल डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन दी जाएगी फॉर्म 1B, मतलब फॉर्म 1B प्रिस्क्राइब्ड है, उस फॉर्म को फिल करने के साथ साथ आप एक एप्लीकेशन लिखोगे और वो एप्लीकेशन उस फॉर्म के साथ अटैच करके आप किसको दोगे? रीजनल डायरेक्टर को दोगे, ठीक है। और
साथ ही साथ आप स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी प्लस जो भी अल्टरेशन हुई है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसकी भी एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आप सबमिट कराओगे टू द रीजनल डायरेक्टर फॉर द अप्रूवल इन द अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि आफ्टर द अप्रूवल, अगर आपको रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल मिल गई है तो जो प्रिंटेड कॉपीज हैं आर्टिकल्स की, ऑल्टर आर्टिकल्स की, जिसमें चेंजेस किए हैं, बेसिकली जो नई कॉपी बनी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, वो आप कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को जो है सबमिट कराओगे विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑर्डर। मतलब जब आपको रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर ही अंदर आपको जो है एक तरीके से प्रिंटेड कॉपीज किसकी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, चेंज्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की सबमिट करानी है किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि अगर केस है, मतलब इन केस द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, अगर ये केस आता है कि जो शेयर्स है कंपनी के वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं एज पर स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, एक्सचेंज को भी कॉपी सबमिट कराएगी सभी नोटिस की, ठीक है, जो उसने शेयर होल्डर्स को भेजे हैं, और साथ ही साथ एक्सचेंज को 6 कॉपीज देगी अमेंडमेंट की, और उनमें से एक सर्टिफाइड कॉपी भी होनी चाहिए। ऐसा क्लियर कि अगर कोई कंपनी मतलब जो है अगर जिस कंपनी के शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो एज पर स्टैंडर्ड लिस्टिंग एग्रीमेंट वो कंपनी एक्सचेंज को फॉरवर्ड करेगी सभी नोटिस की कॉपी जो उन्होंने शेयर होल्डर्स को सबमिट भेजे हैं, सॉरी, ठीक है, प्लस 6 कॉपीज इस चीज की जो भी अमेंडमेंट उन्होंने करी है अलॉन्ग विद 1 सर्टिफाइड कॉपी। इज इट क्लियर? लास्ट पॉइंट प्रोसीजर में ये है कि जो ऑल्टरेशन है वो नोट की जाएगी ऑन ईच कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये है कि जो आपने नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया है उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं वो आपको एक तरीके से नोट करने होंगे, ठीक है, साथ ही साथ जो भी चेंजेस आपने आर्टिकल में किए हैं उसके रिगार्डिंग मेमोरेंडम में भी आपको चेंज करना पड़ेगा साथ के साथ। इज इट क्लियर? मतलब जो भी आर्टिकल में चेंजेस हुए हैं, अब आर्टिकल किसके बेसिस पे है, मेमोरेंडम की बेसिस पे, तो मेमोरेंडम में भी आप कहीं ना कहीं चेंज करोगे जो भी कंटेंट्स रिलेटेड है रिगार्डिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी कंटेंट्स रिलेटेड है रिगार्डिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उनमें भी साइड बाय साइड चेंज होगा। इज इट क्लियर? अगर जो है इनमें से कोई प्रोविजन किसी कंपनी ने फॉलो नहीं की तो डिफॉल्टिंग ऑफिसर जो है उसके दैट पर्सन इज लाइबल टू पनिशमेंट एज वेल एज विद द फाइन दैट मे एक्सटेंड टू ₹10 फॉर ईच कॉपी इशूड बाय द कंपनी। मतलब उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है और साथ ही साथ वो उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, ठीक है, तो वो कोर्ट डिसाइड करती है, एक तरीके से कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि उसको क्या सजा दी जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये सर्टेन पॉइंट्स हैं, प्रोसीजर है बेसिकली जो फॉलो किया जाता है रिगार्डिंग द ऑल्टरेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लिमिटेशंस रिगार्डिंग ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनीज के ऊपर रिगार्डिंग ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। अगर आपने आर्टिकल्स में चेंजेस कराने हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एक तरीके से उन रूल्स के बियॉन्ड आप जा नहीं सकते। अगर आप ऐसा कुछ एक्ट करते हो तो वो एक्ट क्या कहलाता है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू अल्ट्रा वायर्स। इज इट क्लियर? तो विद इन दैट अथॉरिटी यू हैव टू एक्ट, ठीक है, जो बिजनेस की एक्टिविटीज या मैनेजमेंट या कंट्रोल जो भी आपने करना है, जो भी पावर्स हैं किसी की जो भी ड्यूटीज हैं वो विद इन दैट लिमिट ही आपको करनी पड़ेगी, या कंपनी की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो विद इन दैट लिमिट ही आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? तो वो लिमिटेशंस क्या हैं, तो लिमिटेशन बेसिकली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड की गई है, एक तो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस है, एक जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस कौन सी होंगी। स्टेचुटरी का सबसे पहले मतलब होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन दैट आर सेटेड बाय द लॉ, मतलब एक तरीके से जो लॉ ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जो लॉ ने कुछ कंडीशन इम्पोज की है, वो कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहली आती है ऑल्टरेशन मस्ट बी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। जो ऑल्टरेशन होनी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होंगी। नो अल्टरेशन कैन बी मेड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस करने हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कभी पास नहीं होगा। अगर कंपनी ने स्पेसिफाई किया है आर्टिकल में कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो सकता है तब भी वो इनवैलिड होगा।
मतलब कि वो चीज़ वैलिड नहीं मानी जाएगी, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना पड़ता है फॉर अल्टरिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है अल्टरेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहने का ये मतलब है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्ट आप नहीं कर सकते जो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो किया गया है अगेंस्ट दैट प्रोविजंस, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका एक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स, या एक तरीके से आपको पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कंपनी को के ऊपर फाइन भी लग सकता है अगर वो कोई भी प्रोविजन तोड़ती है, एक तरीके से उसका उल्लंघन करती है। इज इट क्लियर? तो सभी जो भी ऑल्ट्रेशन होनी है वो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑल्ट्रेशन मस्ट बी नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल्स हैं कंपनी के वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर भी बेस्ड होते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मेमोरेंडम जो है हमें ऑब्जेक्टिव बताता है कंपनी का कि क्यों एक कंपनी जो है बनाई गई है, क्या मेन पर्पस है उस कंपनी को बनाने का। और आर्टिकल में बेसिकली क्या होता है, उसकी रिगार्डिंग, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रिगार्डिंग ही काम बताए जाते हैं कि किस तरीके से हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो कह सकते हैं कि जो आर्टिकल ऑफ कंपनी है वो सबऑर्डिनेट है टू इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उसका उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस या एक तरीके से जो राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डिफाइन करते हो कि किस तरीके से जो फंक्शनिंग है वो कंपनी की वो होएगी, तो शुड नॉट ओवरराइड व्हाट इज कंटेन इन मेमोरेंडम। मतलब कि उस ऑब्जेक्टिव से हटके नहीं हो सकती। आपका मान लो ऑब्जेक्टिव है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब एक तरीके से आपको कुछ प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करते हो, लेकिन आपके जो आर्टिकल है वो ये कह रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग भी करनी है। ठीक है, तो वो चीज़ गलत है। इज इट क्लियर? तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपके मेमोरेंडम के जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है आप उससे हट कर रहे हो। इज इट क्लियर? तो कह सकते हैं कि एनी अल्टरेशन दैट ओवरराइड्स द लिमिटेशन और कंडीशन ऑफ मेमोरेंडम उसको हम वॉइड मानेंगे। मतलब ऐसे ही कोई काम आप कर रहे हो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से मतलब एक तरीके से उसकी कंडीशन को वायलेट करता है, उसकी कंडीशंस को वायलेट करता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्ट आपका इनवैलिड कहलाता है। कोई भी आप अगर आप काम करते हो तो वो इनवैलिड ही कहलाएगा। ठीक है, यानी आप एक तरीके से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स है उससे अगेंस्ट जाकर कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट आता है देयर मस्ट बी अ रिटन कंसेंट ऑफ मेंबर्स। इसमें बोला गया है कि कोई भी मेंबर है कंपनी का, उसकी परमिशन के बगैर आप ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ऐसी ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते जो उसके मतलब हित में ना हो बेसिकली। ठीक है, अगर मान लो हमें शेयर या लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड से अनलिमिटेड करनी है किसी मेंबर की, तो क्या आप उसकी परमिशन के बगैर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वही चीज़ बोली है कि आपको अगर मतलब कि कोई चेंज करना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और वो चेंज कहीं ना कहीं हमारे मेंबर्स को अफेक्ट कर रहा है, तो आप वो नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? जब तक उन मेंबर्स की रिटर्न कंसेंट ना आपको मिल जाए कि हाँ आप ये अल्ट्रेशन करा सकते हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लास्ट पॉइंट इज देयर मस्ट बी कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल। जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो ये कहता है कि उसकी परमिशन के बगैर कोई चेंज नहीं हो सकता इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कोई भी कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर उन्होंने चेंजेस करने हैं तो वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की कंफर्मेशन के बगैर नहीं हो सकता। जब तक आप उस लॉ ट्रिब्यूनल को एक तरीके से जस्टिफाई नहीं करोगे कि व्हाई आर यू चेंजिंग योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो तब तक जब तक उनकी अप्रूवल नहीं मिल जाती, ठीक है, जब वो सारे रीजन से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? तो ये कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस थी जो लॉ के द्वारा बनाई गई हैं, जो कहती है कि ऑल्ट्रेशन होनी है तो इन प्रोविजंस को फॉलो कर ही होनी है। अगर कोई भी इन प्रोविजंस का उल्लंघन करता है, कोई भी कंपनी उल्लंघन करती है, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस। तो फर्स्ट जुडिशियल रिस्ट्रिक्शन आती है तो अल्टरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल फॉर बिजनेस। मतलब कोई ऐसा बिजनेस भी आप नहीं कर सकते या एक तरीके से ऐसी अल्टरेशन
आप अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कर रहे हो कि उसका पर्पस ही इलीगल बिजनेस को प्रमोट करना है, तो वो आप नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपकी कंपनी जो है, आप अल्ट्रेशन कराना चाहते हो अपनी कंपनी में, और वो बिजनेस क्या है, टू बी एंगेज्ड इन द एनी इलीगल एक्टिविटी दैट इज लाइक रनिंग अ लॉटरी। मतलब कोई आप लॉटरी का धंधा शुरू करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ठीक है, इस रिगार्डिंग आपको अल्ट्रेशन करानी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये काम रनिंग अ लॉटरी एक तरीके से क्या है, फॉरबिडन है, फॉरबिडन है बाय द लॉ ऑफ लैंड, मतलब एक तरीके से बैन है ये चीज, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है, तो इलीगल है। तो ये प्रोविजन के लिए आपको जिस तरीके से कोर्ट है वो परमिशन नहीं दे सकती, ठीक है। ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई बिजनेस जो जिसके अगेंस्ट, जो लॉ के अगेंस्ट है बेसिकली, उसके लिए जो है आपको कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल परमिशन नहीं दे सकती टू ऑल्टर योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर चेंज कराना है तो वो लीगल बिजनेस के रिगार्डिंग चेंज हो सकता है, इलीगल बिजनेस के रिगार्डिंग कोई चेंज नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है, सेकेंड पॉइंट आता है, द ऑल्ट्रेशन मस्ट बी इन गुड फेथ एंड फॉर द कंपनीज बेनिफिट। ऐसी कोई चेंज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर करना है तो वो पूरी कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर होना चाहिए। चाहे कोई पार्टी आपकी कंपनी से डील कर रही है, उसके इंटरेस्ट को भी आप ध्यान में रखोगे, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन सबके एक तरीके से इंटरेस्ट को आप ध्यान में रखोगे अगर कोई चेंज आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कराना है। मान लो अगर हमें आर्टिकल में कोई चेंज कराना है दैट इज फेवरिंग द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, तो वो चीज गलत है क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के आप अगेंस्ट जा रहे हो। इज इट क्लियर? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए कंपनी में। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करना है तो वो पूरी कंपनी, उस कंपनी को उसका फायदा मिले, जो कंपनी के पर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं, जो डील करते हैं कंपनी से, उन सबको बराबर का फायदा उससे मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? कहने का ये मतलब है कि जो ऑल्ट्रेशन है दैट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ एंड फॉर द कंपनीज बेनिफिट ओनली। थर्ड पॉइंट इज द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी अल्ट्रेशन जो होनी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, वो किसी के राइट को डिस्ट्रॉय ना करे, मतलब उसके राइट के अगेंस्ट ना हो। मान लो एक डायरेक्टर है, उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट उसकी जो सैलरी है वो 2000 पर मंथ होगी, ठीक है, जो रेम्यूनरेशन उसको दी जाएगी। मान लो एक डायरेक्टर ही है, अगर उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स की गई है अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मेंशन है उस प्रोविजन में कि उसकी सैलरी जो है वो 2000 पर मंथ होगी, ठीक है। तो आप नए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, या एक तरीके से आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज नहीं कर सकते इसके रिगार्डिंग, क्योंकि ये चेंज कहीं ना कहीं उसके राइट को अफेक्ट कर रहा है। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट किया है तो नया आप कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना हो जाए। Is it clear? Next point is the alteration should not be fraud on minority by the majority. मैंने ये सेकंड पॉइंट में भी एक्सप्लेन किया, वही एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे ये है कि जो अल्ट्रेशन है वो किसी को या किसी कह सकते हो कि कोई मान लो मेजॉरिटी है, मैं एग्जांपल देती हूँ, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो ऐसी कोई प्रोविजन लाना चाहते हैं, ऐसा कोई चेंज लाना चाहते हैं अंडर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो अफेक्ट करेगा किसको, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को। तो ये गलत है, यानी उनके साथ गलत हो रहा है, उनको उनके साथ एक तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऑल्ट्रेशन करनी है तो वो सबके बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन जो माइनॉरिटी के साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है, अगर ऐसी कोई ऑल्ट्रेशन होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो वो वॉइड कहलाई जाएगी। लास्ट पॉइंट इज द ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट कॉज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। कहने का ये मतलब है कि कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती, अमेंडमेंट नहीं हो सकती आर्टिकल ऑफ कंपनी में जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हुआ है विद द थर्ड पार्टी, ठीक है। मान लो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था थर्ड पार्टी के साथ, अगर कोई ऑल्ट्रेशन ऐसी हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूटता है, ठीक है, तो वो अल्ट्रेशन जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल a company after having legally transferred the share of members to the third party, मतलब एक तरीके से लीगली अपने शेयर्स जो हैं वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, तो बाद में वो अमेंडमेंट नहीं ला सकता आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिगार्डिंग द लियन ऑन सच शेयर्स। इज इट क्लियर?
तो जो एग्रीव पार्टी है जिसको कोई भी नुकसान हुआ है, ठीक है, रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकती है, और कोई भी लॉस उसको हुआ है तो उसके लिए भी वो क्लेम कर सकती है। इज इट क्लियर? तो ये थी आपकी जुडिशियल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो कंपनी के ऊपर लगती हैं इफ दे आर अल्टरिंग देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इज इट क्लियर? तो ये आपका हाफ चैप्टर हुआ है अभी तक। सेकेंड वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट। थैंक यू।